नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कद्दू की खेती करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी कद्दू की फसल लगाई है तो इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ महेंद्र जोड़िया। आज हम कद्दू की कुछ बिंदु पे चर्चा करेंगे खेती के बारे में, जिसमें हम किसान भाइयों देख रहे हैं कि जो हमारी जो कद्दू की फसल है वो लगभग 30 से 40 दिनों की हो गई है। जिसमें हम खाद एवं उर्वरक की पहले नंबर बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि खेत की तैयारी करते समय हम तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की मात्रा है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास की जो मात्रा है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन देते हैं। तो जो नाइट्रोजन और की जो मात्रा है जब हम बुवाई करते हैं उस समय हमको आधी मात्रा, और जो फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है जब हम खेत तैयार करते हैं उस समय पे हमको लगभग पूरी दे देना चाहिए, तो जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छे तरह से वृद्धि करती है। फिर इसके बाद हम यदि जो हमारी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाती है उसको हम लगभग 2 भागों में बांट लेते हैं। जब उसमें 2 से 3 पत्तियां निकल आएँ तब हमको नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसमें से हमको आधी मात्रा उसमें उस समय पर दे देना चाहिए, और जो आधी मात्रा बची हुई रहती है फ्लावरिंग हो जाती है उसके पश्चात हमको कुछ मात्रा जो नाइट्रोजन की बची रहती है उसको देना चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि जो हमारे आने वाले समय में जो फल और फूल है वो अच्छे से वृद्धि करते हैं और अच्छे से हमारे उत्पादन देते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ होता है। किसान भाइयों, अभी आपने कद्दू की फसल में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कद्दू की फसल में आने वाले खरपतवारों के नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन के बारे में। फिर इसके बाद हम किसान भाई यूँ बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई प्रबंधन की जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा मौसम है वो दिन पे दिन हमारा गर्म होता चला जा रहा है, तो उसको देखते हुए हमको जो हमारे भूमि है उसके कई जगह पे हमारी हल्की भूमि है, कई जगह हमारी भारी भूमि है, उसको देखते हुए हमको सिंचाई करना चाहिए। तो यदि हम जनरली जो सामान्य रूप से हम जो सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 दिन के अंतराल पर हमको सिंचाई करना चाहिए। गर्मियों में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। फिर इसके बाद हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो जैसे ही हम कद्दू के पौधे लगा देते हैं तो उसके लगभग हम 20 से 25 दिनों के बाद हमको निराई गुड़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कद्दू की फसल में खरपतवार बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, तो इसमें हमको लगभग 20 से 25 दिनों के अंतराल पर हमको इसकी निराई गुड़ाई करना चाहिए, जो खुरपी की सहायता से करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि खुरपी की सहायता से हमको निराई गुड़ाई करने से हमारे जो फसल है वो अच्छे से वृद्धि करती है, उसमें वायु संचार अच्छे से होने लगता है और खरपतवार आसानी से निकल जाता है। इस प्रकार से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की फसल में कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी होता है, जिसके कारण कद्दू की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी भी आ जाती है। इसलिए आप इन कीट और रोगों की सही समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, जैसे कि हम कद्दू के कीट के बारे में बात कर रहे थे, तो कद्दू का लाल कीड़ा होता है, यह जो कद्दू की फसल होती है उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यह जो कीट होता है वो हम देखते हैं कि नारंगी रंग के हमारे कीट लाल रंग के देखने को मिलते हैं, जो पौधों पर 2 पत्तियों के बीच में इस तरह के कीट देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी शुरुआत में हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जो पत्तियों को भी और फूलों को भी साथ साथ हमारे काफ़ी नुकसान के रूप में हमारे पौधों को देखने को मिलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें किसान भाइयों हमें क्लोरोपाइरीफास का 2 मिलीग्राम की मात्रा जो है 1 लीटर हमको 1 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि जो लाल कीड़ा जो हमारा लग जाता है कद्दू में वो उसका नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम और कीड़े की बात करें तो कीट के रूप में तो फल मक्खी कीट भी हमको देखने को मिलता है। यह जो फल मक्खी है वो हमारे फल पर बैठकर हमारे अंडे दे देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो उसमें लगभग हमारे जो फल होते हैं उसमें छेद हो जाता है, और छेद के माध्यम से हमारे जो अंडे मतलब जो कीट के अंडे होते हैं वो फल में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर आने वाले समय में वो काफ़ी उसका प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे हम देखते हैं कि काफ़ी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम मिथाइल 50 EC का
1 मिलीग्राम की मात्रा का छिड़काव करते हैं, जो 1 ग्राम सीरा का 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से हमें इस जो कीट होता है इसका आसानी से हमको लाभ मिलता है। हम रोग के बारे में बात करें तो रोग के रूप में हम देखते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल फफूंदी के रूप में हम इसको मतलब रोग को जानते हैं। यह जो रोग है पत्तियों पर और हमारे तनों पर सफ़ेद रंग के दरदरे रूप में हमको देखने को मिलते हैं, जो वलय के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और बाद में जाके ये कत्थई रंग का अपना रंग ले लेते हैं और जो पत्तियों को काफ़ी तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो सूख कर पीली पड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम डाइकोमैक की 1 मिली मात्रा का हम 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल फफूंदी जो रोग है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम और यदि रोग के बारे में बात करें तो मजदूर रोमिल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू नामक एक रोग के रूप में हम देखने को मिलते हैं। यह रोग पत्तियों की निचली सतह पर कोणाकार आकार में हम धब्बे अपने बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोण के रूप में ये देखने को मिलते हैं। इसके जो बाद में जाके ये पीले और कुछ लाल भूरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम डाइथेन M45 का नियंत्रण के रूप में हम इस केमिकल का यूज करते हैं। डाइथेन M45 की जो मात्रा है वो हम 2 से 3 ग्राम मात्रा की प्रति लीटर की पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे हम मृदुल रोमिल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसका नियंत्रण हम किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम यदि और एक रोग के बारे में बात करें तो एक मोजेक नामक एक कद्दू की फसल में देखने को मिलता है रोग। यह एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक जो रोग है। इस रोग में जो हम देखते हैं कि इसकी पत्तियों में जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है और कई बार हम देखते हैं कि जो मोजेक रोग से हम देखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो अपने आप में कुकुड़ कर या सुकुड़ सी जाती हैं और छोटे छोटी पत्तियों के रूप में अपना आकार ले लेती हैं। पीतशिरा रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा फैलाया जाता है। ये कीट रोगी पौधे से रस चूस कर स्वस्थ पौधों में इस रोग को फैलाने का काम करती है, इसलिए इस कीट का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आप इमिडाफ्लोराइड दवा 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और इसके नियंत्रण के लिए रोग रोधी किस्मों का बुवाई करना चाहिए। जो पौधे हैं उनको उखाड़कर जला देना चाहिए या गड्ढों बनाकर उसको दबा देना चाहिए और इस प्रकार से हम इन जो मोजेक रोग है इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। किसान खुद को कैसे बचाएं कोरोना के कहर से? फसल कटाई में बरतें एहतियात जो कि इस प्रकार से है। फसलों की कटाई मशीनों से करें। कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली दराती आदि इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 3 बार साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। फसल कटाई के समय आपस में एक तय दूरी बनाकर रखें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। हर आदमी की पानी की बोतल भी अलग अलग होनी चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा काम में लिए जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति कभी इस्तेमाल न करे। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। बुखार, खांसी या जुकाम वाले व्यक्ति से कटाई न करवाएं, उससे दूरी बनाकर रखें। खेत में ही पानी और साबुन का इंतजाम करें ताकि आप अपने हाथों और फसल कटाई करने वाले यंत्रों को समय समय पर साफ करते रहें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले पड़ते हैं वो धीरे धीरे हवा और बरसात के पानी से टूटते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें और खेत में उगे हुए खरपतवार नीचे दब जाते हैं, जो कि सड़ने के बाद मिट्टी की कार्बनिक खादों की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो आप किस तरह से करें इस कार्य को, इसकी जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर ML केवट। हमारे देश और प्रदेश के जो भी किसान भाइयों ने रबी के मौसम में अपने खेतों में या गेहूं लाया होगा या चना लगाया होगा या अन्य जो दलहनी तिलहनी फसल लगाई होगी वो प्रायः कट गई होंगी या कुछ कटने को होंगी। तो इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेतों की गहरी जुताई करें ग्रीष्म ऋतु के मौसम में। यदि हम ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करते हैं तो नियमानुसार हर तीसरे वर्ष में एक बार अपने खेतों की गहरी जुताई किसान भाइयों को करना चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम समय रहता है। तो सबसे गहरी जुताई के लिए सर्वोत्तम जो यंत्र है, जितने भी जो प्लाउज होते हैं हम कहते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें से जो सर्वप्रथम जो उपयोग किया जाता है डिस्क प्लाऊ, ये तवा का आकार का होता है। ये एक बॉटम भी होता है जिसमें एक तवा होता है, या दो बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी होते हैं। इनका प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक टर्न रेस्ट प्लाऊ आता है, इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग। यूपी प्लाऊ आता है, पंजाब प्लाऊ आता है, बहुत सारे प्लाऊ आते हैं। तो जो आपके पास प्लाऊ उपलब्ध हैं उनके सहायता से, या जो कस्टम हायरिंग जो आपके केंद्र होते हैं आपके क्षेत्र में, उनसे भी आप उधर पैसा जमा करके अपने खेतों की गहरी जुताई कर सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर भी आपको थोड़ा ज़्यादा हार्स पावर का 55 हार्स पावर से अधिक का उपयोग करना पड़ेगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। और जुताई हमेशा जान लें कि जुताई क्यों करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम है जो इसका महत्व होता है कि यदि आपकी जो भूमि में लगभग 50-60 सेंटीमीटर में कड़ी परत हो गई है, कभी कभी देखा जाता है कि कड़ी परत कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है, जिप्सम की हो जाती है, तो उसके कारण से यदि आप अपने खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो जो भूमि में जो सब सॉइल है वहाँ कड़ी मृदा है या परत है वो टूट जाती है, और उससे पानी है ज़मीन के अंदर। बरसात के मौसम में, जैसे अभी गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा तो बारिश होगी, तो आपका जो भूमि में जल जाएगा, तो जल प्लावन की समस्या भी कम होगी। भूमि में जल का जो संरक्षण है वो अधिक होगा। तो ये, और उसके अलावा जो आपके जो घुलनशील लवण है जो गर्मी के मौसम में भूमि में आ जाते हैं, वो भी पानी के जो वर्षा का पानी होता है उसमें घुल के भूमि के बहुत नीचे जो जड़ें होती हैं उसकी जड़ों की पहुंच से बहुत नीचे जाते हैं, जिससे फसलों का अंकुरण प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि कीट व्याधि की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो कीट हैं उनके अंडे हैं, वयस्क हैं, ये भूमि में रहते हैं जब फसल नहीं रहती। तो गर्मी की जुताई करने से ये भूमि की सतह के ऊपर आ जाते हैं। तो अधिक तापक्रम, जैसे आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो तापक्रम लगभग 45 डिग्री के आजू बाजू होता है, तो उस कारण से ये झुलस जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो किसान भाइयों को मिलता है। कई देखा होगा आपने खेतों में कि जब हल्की जुताई करते रहते हैं तो बहुत से बहुवर्षीय जो नींदा हैं ये इनकी जो वृद्धि हो जाती है, विशेषकर जो दूब है जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं
10 से 15 फीट नीचे चली जाती है। कांस है, आपका सिरसियम है जिसको कटेली बोलते हैं, हिरनखुरी है, इसके भी वानस्पतिक भाग ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो जब हम गहरी जुताई करते हैं आपके अप्रैल और मई के माह में, तो आप देखेंगे अधिक तापमान होने से ये वानस्पतिक भाग हैं और नीदा के बीज हैं नष्ट हो जाते हैं। और जो सरफेस पे, जो भूमि की सतह पे नीदा के बीज हैं वो 15 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर चले जाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन न होने से उनका अंकुरण नहीं होता, तो आपका नींदा नियंत्रण भी होता है। और जो बहुवर्षीय नींदा, उनकी जड़ें और वानस्पतिक भाग आपकी सतह पे आ जाने से, अधिक तापक्रम होने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के वायुमंडल में घटित होने के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है, तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। और जो भी फसल के अवशेष भूमि के ऊपर रहते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उससे जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है पोषक तत्वों का स्रोत होता है। तो जो सड़ता है तो जो उसमें पोषक तत्व होते हैं जो उससे रिलीज होते हैं और जो फसल हम लगाते हैं उनको प्राप्त होते हैं। तो यदि बताए हुए तरीके से किसान भाई अपने खेतों की गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपके जो भूमि और मृदा और जल संरक्षण भी होगा, कीट व्याधि और नीदा की समस्या भी आपको कम होगी। उत्पादकता है वो भी किसान भाइयों की जो फसल लगाई उसकी बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर आपको यदि अधिक उपज प्राप्त होती है तो आपको भी आमदनी बढ़ेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है सोनकर जिला छिंदवाड़ा से मुनीष राठी ने। आप गर्मियों के मौसम में बकरियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं, तो मुनीष जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गर्मियों का समय आने वाला है जिसमें कि हम बकरियों को कैसे रखें, देखभाल ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान रख लें तो हम जो होने वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें कि मृत्यु दर बढ़ जाए उसको हम रोक सकते हैं। हमारे आवास में ऐसी क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए जिनसे कि हम बकरियां हैं हमारी स्वस्थ रह सकें। सर्वप्रथम है गर्मी हवाओं का तेज़ हो जाती हैं, उनसे भी हमको उसको बचाव करना है। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होते हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, जिसमें कि कुछ लोग चाहें तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। फर्श में हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फर्श हमारा कैसा होना चाहिए, उसका ढलान अति आवश्यक है, वरना क्या होता है कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज़ सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घने छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बकरियों का आहार प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे बकरियों का शारीरिक विकास अच्छा हो और बकरी पालन से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए उनका आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। चारा प्रबंधन एक अति आवश्यक वो है जो क्योंकि उसी पे हमारा निर्भर करता है कि हमारे पशु का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस समय हमको जो देने हैं ऊर्जा वाले हमको जिसमें कम करके थोड़ा सा प्रोटीन वाला पार्ट बढ़ा देना है। और प्रत्येक बकरी को कम से कम 300 से 500 ग्राम तक वजन पर निर्भर करता है कि वजन कितना है हमारे पशु का, इतना हमको उनको दाना
देना ही पड़ेगा। और दाना का भी एक वो है कि दाना मिश्रित होना चाहिए, किसी एक अनाज का नहीं बना होना चाहिए, जिसमें हम मक्का या उसमें चनाचुरी, थोड़ा बहुत ये खल या केक के नाम से जिसको कहते हैं वो भी हम मिला सकते हैं, चापड़। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं, वह भी हम दिन में लगा दें। ये जो जितना मिश्रित रहेगा उतना ही वह दाना उसके लिए, शरीर के लिए उपयोगी होगा और कम खिलाने में ज़्यादा वजन की वृद्धि करेगा। तो इसीलिए दाने पर विशेष ध्यान रखना है। जो आवास है हमारा, उसमें पानी का एक समुचित व्यवस्था रखें। पानी की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है, शरीर से पसीने के रूप में बाष्पोजन बहुत सारा होता है, और वह साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि पानी 2 से 4 या 5 बार तक भी हमको जितना है हम उनको समय समय पर उनको पानी का प्रबंधन कराते रहें। खासकर ये जो हमारे पशु हैं चरने वाले हैं, चरने का जो समय है कम से कम 7 से 8 घंटे हमको देना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं देते हैं तो विभिन्न जैसे प्रजनन क्षमता है और शरीर में की वृद्धि दर भी कमज़ोर हो जाती है। अब ये समय आता है कि समय क्या रखें चराने का। तो चराने का जब कि हमें मालूम है कि अभी सूर्य की किरणें सीधी तेज़ पड़ रही हैं, तो हमें दोपहरी का समय वो हमको बचा के रखना है। 3 घंटे के आसपास में हम सुबह लगभग 7 बजे के आसपास निकाल सकते हैं, और 3 घंटे के आसपास हम शाम को, जिसको शाम का समय कहा जाता है कि 3, साढ़े 3 या 4 बजे के आसपास भी हम पशु को आसानी से चराने के लिए ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बकरियों में विभिन्न प्रकार के रोगों की समस्या आती है, जिसकी वजह से बकरियां कमजोर हो जाती हैं और उनके उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें बकरियों का रोगों से बचाव, आइए जानते हैं। जैसी गर्मी बढ़ती है तो उनके जूं हैं या कुछ इस टाइप के कीड़े हैं, वो उनके शरीर को घेरने की कोशिश करते हैं, तो वह भी हमको चेक करते रहना है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनके शरीर पर लगा के उसको बाहर किया जा सकता है। बकरियों में होती है, एक होती है पीपीआर से सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित होता है, और सबसे बड़ी समस्या इसकी है कि अगर एक बकरी को आता है तो ये सभी बकरियों में यह रोग फैलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए इसका मुख्य बचाव है कि आप इसमें टीकाकरण करें। बारिश से पहले तो इसका टीका करना अति आवश्यक है। गर्मियों के समय आप इनका क्या करेंगे कि टीका लगवा ही लेंगे। एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है खुरपका मुंह पका, जिसमें क्या होता है कि पैर फूट जाते हैं, बकरियां चल नहीं पाती हैं, मुंह भी आ जाता है, तो भोजन प्रबंधन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। तो ये जो टीके हैं 3-4 टीके जिनको हमको बकरियों को करना ही है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।